हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। बिल्कुल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे AI की सहायता से यूपी लेखपाल के लिए जीके एंड जीएस का टॉप 100 प्रश्न पार्ट 1, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सही उत्तर है शामली। ये सिर्फ एक भौगोलिक बिंदु नहीं है, बल्कि ये नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर से जुड़कर राज्य के आर्थिक विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण द्वार भी बनता है। क्या बात है। अब इस प्रशासनिक नक्शे के साथ साथ थोड़ा प्रकृति की ओर भी देखते हैं। प्रश्न 2, राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस वर्ष में स्थापित किया गया था? सही उत्तर है 2010। इसे हम एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य काम पर्यावरण से जुड़े मुकदमों का तेजी से निपटारा करना है, ताकि विकास के नाम पर जंगलों और नदियों का अंधाधुंध नुकसान न हो। ये तो बहुत जरूरी है। और जब प्रकृति की बात हो ही रही है तो राज्य की अपनी पहचान भी देख लेते हैं। प्रश्न 3, यूपी का राजकीय वृक्ष कौन सा है? इसका सही उत्तर है अशोक। आपने देखा होगा कि ये पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है और काफी लंबा होता है। ये सिर्फ छाया ही नहीं देता, बल्कि हमारी संस्कृति में इसे शोक और दुख दूर करने वाला माना गया है। हाँ, एक तरफ अशोक जैसे शांत वृक्ष हैं तो दूसरी तरफ बढ़ती ही शहरी आबादी का शोर भी तो है। प्रश्न 4, यूपी में कितने नगर निगम हैं? सही उत्तर है 17। ये आंकड़ा बताता है कि राज्य में शहरीकरण कितनी तेजी से हो रहा है। नगर निगम केवल बड़े और अधिक आबादी वाले शहरों में ही बनाए जाते हैं, जो प्रशासन की एक भारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और शहरों के इसी विकास का एक स्याह पहलू भी है, जो हमारी इमारतों को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रश्न 5, कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। जब कारखानों से निकलने वाला ये धुआं हवा की नमी के साथ मिलता है ना, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। इसी अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन के कारण ही ताजमहल जैसी ऐतिहासिक इमारतों का रंग पीला पड़ने लगा था। अरे बाप रे, ये तो वाकई चिंताजनक है। खैर, अब पर्यावरण से राजनीति के कैनवस की तरफ मुड़ते हैं। प्रश्न 6, यूपी लोकसभा में कितने सदस्य भेजता है? सही उत्तर है 80। पूरे देश में सबसे ज्यादा। यही कारण है कि भारतीय राजनीति में एक मशहूर कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। एकदम सच है। और अगर हम इस राजनीतिक महाशक्ति के भौगोलिक आकार को देखें तो प्रश्न 7, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? सही उत्तर है लंबवत। मतलब अगर नक्शे को ध्यान से देखा जाए तो ये राज्य उत्तर में नेपाल की तलहटी से शुरू होकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के पठारों तक एक लंबे आकार में फैला हुआ नजर आता है। समझ गया। तो प्रशासन के समय पे आते हैं। प्रश्न 8, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर है 5 वर्ष। ये हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम की वो मानक धड़कन है जिस पर पूरी प्रशासनिक मशीनरी काम करती है। लेकिन इस मशीनरी का नाम हमेशा से ये नहीं था। प्रश्न 9, किस गवर्नर जनरल ने राज्य का नाम उत्तर प्रदेश करने का आदेश पारित किया था? सही उत्तर है HP मोदी। ये औपनिवेशिक दौर से आजाद भारत के एक नए राज्य के रूप में पहचान बदलने की एक बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा था। अच्छा, और राजनीति की बात हो ही रही है तो उच्च सदन को कैसे भूल सकते हैं। प्रश्न 10, यूपी राज्यसभा में कितने सदस्य भेजता है? सही उत्तर है 31। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी यूपी का दबदबा सबसे अधिक है, जो राष्ट्रीय नीतियां बनाने में राज्य के प्रभाव को साफ दिखाता है। सही बात है। वापस जरा प्रदूषण की निगरानी पे आते हैं। प्रश्न 11, CPCB का मतलब है? सही उत्तर है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये देश भर में पानी और हवा की गुणवत्ता का मानक तय करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। चलिए अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। प्रश्न 12, 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सा शहर था? सही उत्तर है प्रयागराज। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सत्ता का केंद्र आगरा से हटाकर प्रयागराज कर दिया था। ये सत्ता के ऐतिहासिक हस्तांतरण का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो इतिहास से वापस भूगोल के कैनवस पर लौटते हैं। हमने पश्चिमी कोना तय किया था, अब दक्षिण की ओर चलते हैं। प्रश्न 13, यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सही उत्तर है सोनभद्र। ये राज्य का वो हिस्सा है जो खनिजों और ऊर्जा संसाधनों से एकदम भरपूर है। और इसका पूरा आकार? प्रश्न 14,
उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? सही उत्तर है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगर ये कोई देश होता ना, तो क्षेत्रफल के मामले में ये यूनाइटेड किंगडम जैसे देश के बराबर होता। अरे वाह, इतने विशाल और गौरवशाली राज्य का जश्न मनाना तो बनता है। प्रश्न 15, यूपी दिवस मनाने की परंपरा किस वर्ष शुरू हुई? सही उत्तर है 2018। ये वाकई हैरानी की बात है कि इतने दशकों तक राज्य का कोई आधिकारिक स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब हर साल 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। और प्रश्न 16, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? सही उत्तर है प्रयागराज। भले ही प्रशासनिक फैसले लखनऊ में होते हों, लेकिन कानून की आखिरी मोहर आज भी प्रयागराज से ही लगती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां का न्यायालय बहुत पुराना है ना? प्रश्न 17, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है 1866। ये भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है, जिसकी ऐतिहासिक जड़ें बहुत गहरी हैं। और शायद इसीलिए वहां भीड़ भी बहुत होती है। प्रश्न 18, यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सही उत्तर है प्रयागराज। यहाँ सिर्फ अदालतें ही नहीं है, गंगा यमुना के संगम के कारण यहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक खिंचाव हमेशा से आबादी को अपनी ओर लाता रहा है। बिल्कुल। अब एक और भौगोलिक अजूबे की बात करते हैं। प्रश्न 19, कौन सा जिला अधिकतम राज्यों यानी 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? सही उत्तर है सोनभद्र। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ अपनी सीमा बांटता है। भूगोल के नजरिए से एक ही जिले का 4 राज्यों से जुड़ना एक बहुत ही दुर्लभ बिंदु है। वाकई। अब जरा इस लंबवत राज्य के फैलाव को नापते हैं। प्रश्न 20, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी है? सही उत्तर है 240 किलोमीटर। दक्षिण तो हमने देख लिया, अब हिमालय की ओर देखते हैं। प्रश्न 21, यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सही उत्तर है सहारनपुर। ये वही जगह है जहां से पहाड़ मैदानों में तब्दील होना शुरू होते हैं। और पहाड़ों और मैदानों के इस संतुलन को एक चीज बहुत तेजी से बिगाड़ रही है। प्रश्न 22, ग्रीन हाउस गैस क्या है? सही उत्तर है गैस, जो अवरक्त विकिरण यानी इंफ्रारेड रेडिएशन उत्सर्जित और अवशोषित करती है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा अदृश्य कंबल है जो सूरज की गर्मी को पृथ्वी से बाहर वापस जाने से रोक लेता है, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगता है। समझ गया। अब वापस प्रशासन पर आते हैं। प्रश्न 23, किस जिले में विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? सही उत्तर है प्रयागराज। इसका सीधा संबंध जनसंख्या से है, क्योंकि यहाँ की आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए लोकतांत्रिक अनुपात के हिसाब से यहाँ सीटें भी सर्वाधिक हैं। और प्रश्न 24, राज्य का नाम संयुक्त प्रांत कब रखा गया? सही उत्तर है 1937। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद प्रशासनिक सुधारों के तहत ये नामकरण किया गया था। और इसी नए ढांचे के साथ शुरुआत हुई एक नए युग की। पहले भाग का आखिरी सवाल, प्रश्न 25, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर है पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इन्होंने ही स्वतंत्रता के बाद इस विशाल राज्य की शुरुआती प्रशासनिक नींव रखी थी। चलिए, तो हमने एक मजबूत भौगोलिक और प्रशासनिक फ्रेम सेट कर लिया है। अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एक राज्य का विकास उसके पर्यावरण और ऐतिहासिक बदलावों के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। प्रश्न 26, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सही उत्तर है सूर्य। मौसम का बदलना, हवाओं का चलना और नदियों का बहना, ये सब सूरज की ऊर्जा से ही संचालित होता है। प्रश्न 27, यूपी का औपचारिक पुनर्गठन कब हुआ? सही उत्तर है 1 नवंबर 1956। इसी दिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था, जिसने आजाद भारत के राज्यों की सीमाओं को एक नया आकार दिया। और प्रश्न 28, भारत के कुल क्षेत्रफल में यूपी का हिस्सा कितना है? सही उत्तर है 7.33%। ये आंकड़ा बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। जमीन हमारे पास पूरे देश की सिर्फ 7% है, लेकिन आबादी के मामले में ये राज्य पूरे देश का भार उठाता है। बिल्कुल। और इस आबादी को रोजगार देने के लिए कुछ खास क्षेत्र बनाए गए हैं। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से कौन सा जिला एनसीआर का हिस्सा है? सही उत्तर है शामली। जैसा कि हमने पहले देखा, ये पश्चिमी कोना दिल्ली के आर्थिक विकास के प्रभाव क्षेत्र में आता है। इतने बड़े राज्य को सिर्फ लखनऊ से चलाना तो नामुमकिन है।
तो प्रश्न 30, यूपी में कितने प्रशासनिक मंडल हैं? सही उत्तर है 18। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई जिलों को मिलाकर एक मंडल यानी डिवीजन बनाया जाता है ताकि नीतियां जमीनी स्तर तक पहुंच सकें। अच्छा, एक समय ये राज्य और भी विशाल हुआ करता था। प्रश्न 31, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल, जो अब उत्तराखंड है, राज्य का गठन कब किया गया? सही उत्तर है 9 नवंबर 2000। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विभाजन था जिसने यूपी से उसके पहाड़ी क्षेत्रों और वहां के जंगलों को अलग कर दिया, जिससे राज्य का पूरा भूगोल ही बदल गया। और प्रश्न 32, यूपी में पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था? सही उत्तर है 1952। ये देश के पहले आम चुनावों का दौर था जब लोकतंत्र सही मायने में जमीन पर उतर रहा था। प्रश्न 33, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? सही उत्तर है 650 किलोमीटर। याद कीजिए, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई सिर्फ 240 किलोमीटर थी, लेकिन पूरब से पश्चिम तक ये 650 किलोमीटर का एक विशाल बेल्ट है। काफी बड़ा है। थोड़ा राज्य के बाहर की पारिस्थितिकी को भी देख लेते हैं। प्रश्न 34, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार के किस भाग में पाया जाता है? सही उत्तर है उत्तरी अंडमान। ये नमकीन पानी में उगने वाले जंगल होते हैं जो तूफानों से हमारी तटरेखा की रक्षा करते हैं। वापस अपने राज्य के भूगोल पर आते हैं। प्रश्न 35, यूपी का अक्षांशीय विस्तार क्या है? सही उत्तर है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तर। ये विस्तार हमें बताता है कि ये राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर स्थित है, जिसका सीधा असर यहाँ के मौसम पर पड़ता है। और प्रश्न 36, कौन सा जिला तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है? सही उत्तर है ललितपुर। अगर आप नक्शा देखेंगे ना, तो ये जिला एक पूंछ की तरह नीचे की तरफ लटका हुआ दिखाई देता है, जिसे मध्य प्रदेश ने तीनों तरफ से घेर रखा है। प्रश्न 37, भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सही उत्तर है राजस्थान। यूपी क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पर आता है। प्रश्न 38, राजकीय चिन्ह जिसमें मछली और तीर धनुष हैं को कब स्वीकार किया गया? सही उत्तर है 1938। ये बहुत दिलचस्प है कि आजादी से पहले ही हमारे राज्य ने अपनी इस अनूठी सांस्कृतिक पहचान को अपना लिया था। प्रश्न 39, यूपी के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? सही उत्तर है 7। ये एक खुली और रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसका अपना एक अलग प्रशासनिक महत्व है। में ही बनाया गया था, जिसे बाद में 1869 में इलाहाबाद शिफ्ट किया गया। और अब तो विकास के नए मॉडल अपनाए जा रहे हैं। प्रश्न 41, राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर में कितने जिले शामिल हैं? सही उत्तर है 6। जिस तरह दिल्ली के पास एनसीआर है, उसी तर्ज पर लखनऊ के आसपास के जिलों को मिलाकर एससीआर बनाया जा रहा है ताकि एक समान विकास हो सके। लेकिन विकास के साथ पर्यावरण को बचाना भी एक चुनौती है। प्रश्न 42, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण पर केंद्रित है? सही उत्तर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये दुनिया के सबसे सफल पर्यावरण समझौतों में से एक है, जिसने रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलने वाली हानिकारक गैसों को बैन करके ओजोन परत के छेद को भरने में मदद की। प्रश्न 43, यूपी का देशांतरीय विस्तार क्या है? सही उत्तर है 77 डिग्री 5 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्व। और प्रश्न 44, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? सही उत्तर है 75। अब यहाँ रुककर सोचने वाली बात है। एक तरफ हम ग्लोबल ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमें 75 जिलों और उनकी माइक्रो यूनिट्स को संभालना है। ये लोकल से ग्लोबल का बेहतरीन मिश्रण है। चलिए इसी से जुड़ा अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न 45, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार किस देश के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। आपने बिल्कुल सही कहा। पर्यावरण प्रभाव आकलन या EIA का मतलब है कि कोई भी फैक्ट्री या प्रोजेक्ट लगाने से पहले ये जांचना कि उससे पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। ये नीति अमेरिका से शुरू होकर आज पूरी दुनिया में लागू है। नीतियां ग्लोबल हों, लेकिन उनका जमीनी क्रियान्वयन तो इन्हीं छोटी इकाइयों से होता है ना। प्रश्न 46, यूपी में कितनी तहसीलें हैं? सही उत्तर है 351। ये वो जगहें हैं जहां आम आदमी का रोजमर्रा का सरकारी काम जैसे जमीन की नापजोख या लेखपाल से जुड़े काम पूरे होते हैं। प्रश्न 47, कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? सही उत्तर है सहारनपुर।
ये राज्य की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है। बस एक छोटा सा हिस्सा हिमाचल को छूता है। प्रश्न 48, उत्तर प्रदेश की पूर्णतः प्रशासनिक राजधानी कब घोषित किया गया? सही उत्तर है 1935। इसी समय लखनऊ पूरी तरह से सत्ता के मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। प्रश्न 49, क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सही उत्तर है हापुड़। छोटा होने के बावजूद ये जनसंख्या के घनत्व और व्यवसाय के मामले में बहुत आगे है। और प्रश्न 50, 2011 में किस जिले का निर्माण नहीं हुआ था? सही उत्तर है महोबा। ये जिला ऐतिहासिक रूप से आल्हा ऊदल की वीर गाथाओं के लिए मशहूर है और इसका वजूद काफी पुराना है। तो अब हम 50 सवालों का पड़ाव पार कर चुके हैं। यहाँ से आगे का फोकस राज्य की विशालता, उसकी जनसंख्या के भारी दबाव और उसके जटिल राजनीतिक ढांचे पर होगा। तो चलिए, प्रश्न 51, यूपी की पहली राज्यपाल कौन थी? किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं। प्रश्न 52, भारत की कुल जनसंख्या में यूपी का हिस्सा 2011 के अनुसार कितना है? सही उत्तर है 16.51%। इसका सीधा मतलब है कि देश का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी है। बाप रे। प्रश्न 53, उत्तर प्रदेश के नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किस तारीख को किया गया? सही उत्तर है 24 जनवरी 1950। गणतंत्र दिवस से ठीक 2 दिन पहले संयुक्त प्रांत को अपना नया और स्थायी नाम मिला था। प्रश्न 54, यूपी के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं? सही उत्तर है 11। राज्य की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है, जो पूरे बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्र को कवर करती है। प्रश्न 55, क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही उत्तर है लखीमपुर खीरी। ये वही जगह है जहां दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, जो इस विशाल जमीन को वन्य जीवों का एक सुरक्षित घर बनाता है। प्रश्न 56, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 24 जनवरी। प्रश्न 57, किस वर्ष राजधानी को इलाहाबाद से आंशिक रूप से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था? सही उत्तर है 1921। अंग्रेजों ने धीरे धीरे प्रशासन को एक केंद्रीय भौगोलिक जगह पर लाने के लिए ये कदम उठाया था। अच्छा। प्रश्न 58, निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रस्तावित एससीआर का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर है कानपुर, क्योंकि एससीआर मुख्य रूप से लखनऊ और उसके एकदम सटे हुए पड़ोसी जिलों का क्लस्टर है। प्रश्न 59, यूपी किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सही उत्तर है नेपाल। प्रश्न 60, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? सही उत्तर है असम। वहां की भौगोलिक ढलान और बारिश चाय के बागानों के लिए एकदम मुफीद है। प्रश्न 61, यूपी का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सही उत्तर है महोबा। पठारी क्षेत्र और सीमित कृषि योग्य भूमि के कारण यहाँ की आबादी काफी कम है। प्रश्न 62, सहारनपुर कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? सही उत्तर है 3। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं को एक साथ छूता है। प्रश्न 63, यूपी में किस प्रकार की विधायिका है? सही उत्तर है द्विसदनीय, यानी यहाँ विधानसभा जो कि निचला सदन है और विधान परिषद जो उच्च सदन है, दोनों काम करते हैं, जो सिर्फ कुछ ही भारतीय राज्यों में देखने को मिलता है। प्रश्न 64, किस जिले में विधानसभा सीटों की संख्या न्यूनतम यानी सिर्फ 2 है? सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, मतलब वे जिले जैसे महोबा, चित्रकूट और श्रावस्ती, जहां आबादी कम होने के कारण केवल 2-2 विधानसभा सीटें ही आती हैं। प्रश्न 65, विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर है 6 वर्ष। राज्यसभा की तरह ये भी एक स्थायी सदन है जो कभी पूरी तरह से भंग नहीं होता। प्रश्न 66, 2008 में गठित 18वां मंडल कौन सा था? सही उत्तर है अलीगढ़। प्रशासन को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए इसे नया मंडल बनाया गया था। प्रश्न 67, यूपी विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? सही उत्तर है 403। इतनी बड़ी विधानसभा देश के किसी भी अन्य राज्य में नहीं है। प्रश्न 68, सोनभद्र निम्नलिखित में से किन राज्यों को छूता है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अब एक नजर पर्यावरण विरासत पर भी डाल लेते हैं। प्रश्न 69, यायात सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? सही उत्तर है लद्दाख।
ये खूबसूरत झील ऊंचाई पर पाई जाने वाली पक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रजनन केंद्र है। और हमारे राज्य का पशु, प्रश्न 70, यूपी का राजकीय पशु क्या है? सही उत्तर है बारहसिंघा। ये स्वैम्प डियर मुख्य रूप से तराई के दलदली घास के मैदानों में रहना पसंद करता है। प्रश्न 71, यूपी के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं? सही उत्तर है 11। ये तथ्य पहले भी आया है, लेकिन इसे दोहराना इसकी भौगोलिक महत्ता को पक्का करता है। बिल्कुल। प्रश्न 72, यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सही उत्तर है बलिया। ये जिला बागी बलिया के नाम से मशहूर है और मंगल पांडे जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रहा है। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। हम बात कर रहे थे 2011 की जनगणना की, जब यूपी की आबादी 20 करोड़ के आसपास थी। अगले सवाल में हम यहाँ की न्यायपालिका का पैमाना देखेंगे। प्रश्न 73, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? सही उत्तर है 160। ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े न्यायालयों में से एक है। और प्रश्न 74, 2011 की जनगणना में यूपी की अनुमानित कुल जनसंख्या कितनी थी? सही उत्तर है 19.98 करोड़। मुझे तो ये आंकड़े हैरान करते हैं। मतलब जनसंख्या लगभग 20 करोड़ और एक ही उच्च न्यायालय में 160 न्यायाधीश। मुझे ये समझने में दिक्कत होती है कि क्या इतने बड़े स्तर पर प्रशासन चलाना अपने आप में एक पूरा देश चलाना जैसा नहीं है? बिल्कुल है। अगर हम सिर्फ यूपी की जनसंख्या को देखें तो ब्राजील या पाकिस्तान जैसे बड़े देश ही इसके बराबर ठहरते हैं। इतने बड़े पैमाने पर ऐतिहासिक और भौगोलिक विविधता को सिर्फ 75 जिलों और 18 मंडलों में पिरोकर शांति से चलाना सच में किसी विशाल राष्ट्र के प्रबंधन जैसा ही है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। चलिए इस प्रबंधन के कुछ और हिस्से देखते हैं। प्रश्न 75, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा को नहीं छूता है? सही उत्तर है कुशीनगर। ये भौगोलिक रूप से नेपाल के बहुत करीब है, लेकिन महाराजगंज बीच में आ जाने के कारण इसकी सीमा सीधे नेपाल से नहीं लगती। तो अब हम अपने सफर के आखिरी 25 सवालों में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हम राज्य के प्रतीकों की गहराई, उनके वैज्ञानिक नाम और पारिस्थितिकी को करीब से समझेंगे। प्रश्न 76, विधान परिषद में यूपी की कितनी सीटें हैं? सही उत्तर है 100। प्रश्न 77, यूपी किस राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 78, सारस क्रेन का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही उत्तर है एंटीगॉन। एंटीगॉन ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है, जो अक्सर हमारे राज्य के खेतों और नम भूमियों में जोड़ों में दिखाई देता है। अच्छा। प्रश्न 79, किस जिले में विधानसभा सीटों की संख्या न्यूनतम यानी 2 हैं? सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी चित्रकूट, महोबा आदि। प्रश्न 80, उत्तराखंड बनाने के लिए कितने पहाड़ी जिलों को अलग किया गया था? सही उत्तर है 13। राज्य के पूरे हिमालयाई हिस्से को एक अलग पहचान दी गई थी। प्रश्न 81, यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? सही उत्तर है सारस क्रेन। प्रश्न 82, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का कौन सा स्थान है? सही उत्तर है प्रथम। प्रश्न 83, किस जिले का निर्माण प्रस्तावित कल्याण सिंह नगर के रूप में किया जा रहा है? सही उत्तर है बुलंदशहर और अलीगढ़ को मिलाकर। ये प्रशासनिक ढांचे में बदलाव का एक ताजा उदाहरण है। प्रश्न 84, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? सही उत्तर है 75। प्रश्न 85, यूपी किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न 86, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण पर केंद्रित है? सही उत्तर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। प्रश्न 87, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कब बनाया गया? सही उत्तर है 1902। यही वो समय था जब अंग्रेजों ने अवध और आगरा के प्रशासनों को एक में मिला दिया था, जो बाद में आधुनिक यूपी का आधार बना। प्रश्न 88, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान की सीमाओं को छूता है? सही उत्तर है आगरा और मथुरा। अब ये सवाल बहुत दिलचस्प है। राज्य का लोगो या चिन्ह? प्रश्न 89, चिन्ह में लहरदार रेखाएं क्या दर्शाती हैं? सही उत्तर है गंगा यमुना का संगम। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, बल्कि ये हमारे पूरे जीवन का आधार है। प्रश्न 90, यूपी केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? सही उत्तर है 8। अगर दिल्ली को भी मिला लें तो कुल 9 हो जाते हैं। प्रश्न 91, उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? सही उत्तर है लखनऊ। राजधानी में होने के कारण प्रशासनिक मामलों की सुनवाई में इससे काफी आसानी होती है। प्रश्न 92,
किस जिले में विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? सही उत्तर है प्रयागराज। वापस लोगों पर चलते हैं। प्रश्न 93, चिन्ह में 2 मछलियां क्या दर्शाती हैं? सही उत्तर है अवध के मुस्लिम शासन या नवाबों को। अगर किसी ने लखनऊ का रूमी दरवाजा देखा होगा ना, तो वहां भी ये रोहू मछली का चिन्ह देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है, या यूं कहूं कि बहुत सोचने पर मजबूर करती है। हमने राज के चिन्ह में देखा कि इसमें मछलियां हैं जो अवध के मुस्लिम शासन और नवाबों के दौर को दर्शाती हैं, और साथ ही लहरदार रेखाएं हैं जो हिंदू आस्था के प्रमुख केंद्र गंगा यमुना के संगम का प्रतीक हैं। क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत डिजाइन है, या फिर ये यूपी की मशहूर गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा और आधिकारिक सबूत है? ये बहुत ही शानदार और सटीक ऑब्जर्वेशन है। मतलब एक राजकीय प्रतीक सिर्फ कागज पर स्याही से बना चित्र नहीं होता, वो उस राज्य के इतिहास, उसकी आत्मा और उसके समाज का आईना होता है। ये चिन्ह इस बात का स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और सांस्कृतिक पहचान में हर उस परंपरा, हर उस समुदाय का सम्मान है जिसने सदियों से इस जमीन को सींचा है। ये आपसी मेलजोल का एक जीता जागता दस्तावेज है। बहुत खूब। अब हम अपने सफर के एकदम आखिरी मुकाम पर हैं। प्रश्न 94, यूपी का राजकीय पशु बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही उत्तर है रुसरवस दुओसेली। प्रश्न 95, उत्तराखंड के अलग होने यानी नवंबर 2000 के समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? सही उत्तर है ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार राजनाथ सिंह। उन्हीं के कार्यकाल में ये विशाल राज्य 2 हिस्सों में बटा था। प्रश्न 96, नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही उत्तर है उत्तराखंड। ये विभाजन से पहले यूपी का ही गौरव हुआ करता था। प्रश्न 97, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? सही उत्तर है अरुण भंसाली। अब पर्यावरण से जुड़ा एक बेहद अहम सवाल। प्रश्न 98, कौन सा जीव जल प्रदूषण का जैव संकेतक यानी बायो इंडिकेटर माना जाता है? सही उत्तर है मेढक। और ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों मेढक जैसे उभयचर अपनी त्वचा से भी सांस लेते हैं। अगर पानी में जरा भी जहर या प्रदूषण होता है ना, तो सबसे पहले वे ही मरते हैं। इसलिए अगर किसी तालाब से मेढक गायब हो रहे हैं तो समझ लीजिए पानी जहरीला हो चुका है। ये तो प्रकृति का अलार्म सिस्टम है। प्रश्न 99, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? सही उत्तर है आगरा। और हमारे आज के शानदार सफर का 100वां और अंतिम सवाल। प्रश्न 100, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार यानी बायोमास का उल्टा पिरामिड होता है? सही उत्तर है तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, क्योंकि इसमें उत्पादन करने वाली काई या शैवाल का वजन कम होता है, लेकिन उन्हें खाने वाली बड़ी मछलियों का वजन बहुत अधिक होता है। इसलिए ये पिरामिड उल्टा बनता है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।